नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। केरल में चुनाव के एन पहले द केरला स्टोरी 2 के रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है और कोर्ट ने यह कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय ठीक से ध्यान नहीं दिया। ये फैसला गुरुवार को तब आया जब ठीक एक दिन पहले 27 फरवरी को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म द केरला स्टोरी गोज बियॉन्ड का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म पहले पार्ट की तरह ही उतनी ही विवादास्पद है। कहानी में दावा किया गया है कि युवा हिंदू लड़कियों को इंटरफेथ मैरिज यानी अलग अलग धर्म की शादी में फंसाया जाता है, फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं और इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म बहुत चर्चा में है और विवादों में घिरी हुई है। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई है। अब सेंसर बोर्ड ने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। केरला हाईकोर्ट के जस्टिस बेंचू कुरियन थॉमस की सिंगल जज बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देते समय अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। कोर्ट ने यह भी कहा, ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने अपना दिमाग नहीं लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिनमें सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली चीजों पर रोक होती है। ट्रेलर से ही ऐसा लगता है कि फिल्म केरल को बहुत गलत तरीके से दिखा सकती है और समाज में तनाव पैदा कर सकती है। अब याचिका दायर करने वाले ने भी ये कहा है, जिनका नाम है जो बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नंबूदरी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म केरल को बहुत नकारात्मक रूप से दिखाती है और इससे बड़े सामाजिक नुकसान हो सकते हैं। उनकी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सीबीएफसी और फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी भी किया है इस मामले में और कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये रोक 15 दिनों के लिए है और कोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिया है कि ये याचिकाकर्ताओं की बात सुने और 2 हफ्ते में फैसला करे। फिल्म को अभी थिएटर्स में नहीं दिखाया जाएगा। हालांकि इसको प्रोपेगेंडा फिल्म माना जा रहा है, लेकिन फिल्म मेकर्स इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज ही हो सकता है रात को इस अपील को दाखिल किया जाए और जल्द से जल्द डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी वो लोग चाहते हैं। तो इस जो पूरे फिल्म पर जो विवाद है कि केरला के चुनाव के ठीक पहले, आखिर ये विवाद क्या है? इस प्रोपेगेंडा फिल्म को चुनाव के पहले क्यों लाया गया? इसका मकसद क्या है? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। आपका स्वागत है अनुमा जी। हमारे साथ मनीष शर्मा है जो राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी स्वागत है। अनुमा जी से शुरू करती हूँ कि अनुमा जी, केरला स्टोरी गोज बियॉन्ड का जो ये रिलीज है, इस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन इतनी विवादास्पद फिल्म ठीक चुनाव के पहले, इसका मतलब क्या था? नमस्कार नीलू जी, आपको भी, पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह समझ में आता है कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं और फिल्मों के जरिए जो संदेश जाता है, और भारत के लोग फिल्मों को बहुत पसंद करने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार ऐसे निर्माता निर्देशक पैदा किए हैं। हम सब जानते हैं, विवेक अग्निहोत्री इस तरह की पहले पिक्चर्स बनाते रहे हैं। उमंग कुमार, जिन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर पिक्चर बनाई थी। विवेक अग्निहोत्री ने तो कई पिक्चर्स बनाई थी, ताशकंद फाइल्स बनाई थी, कश्मीर फाइल्स बनाई थी, फिर वैक्सीन वॉर बना दी थी। तो ऐसे कई फिल्म्स जो हैं वो सरकार का संदेश लेकर जाती हैं और मैं इसलिए इसे सरकार द्वारा प्रायोजित कहती हूँ, क्योंकि ये फिल्में कई राज्यों में टैक्स फ्री की जाती हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले द केरला स्टोरी को कई राज्यों में टैक्स फ्री करके दिखाया गया था। गांवों गांवों में, चौपाल चौपाल में इनका प्रदर्शन कराया गया था। यानी कि एजेंडा सेट करने के लिए फिल्म का पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है, अब उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको एक फिल्म याद होगी, बहुत से लोग आज भी कहते हैं बड़ी अच्छी पिक्चर थी, उसका नाम पुष्पा था उसका नाम, और उसमें एक नॉर्मल ऐसी लड़ाई थी कि गैंग माफिया के खिलाफ एक आदमी लड़ता है। उस पिक्चर में मुझे सिवाय हिंसा के कुछ नहीं दिखा था। उसका ठीक है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी हो सकती है लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं थी। लेकिन अमित शाह ने उस पिक्चर की तारीफ की थी। क्यों? क्योंकि वो साउथ इंडिया की पिक्चर थी, उनको रास्ता चाहिए दक्षिण भारत में।
तो इसलिए पुष्पा जैसी हिंसक पिक्चर को बहुत लोगों ने कहा बड़ी अच्छी पिक्चर है, लेकिन इस तरह से उसे प्रमोट किया गया था। और बीजेपी के नेताओं का ऐसी फिल्म्स को आगे बढ़ाना बहुत साफ दिखाता है कि उनका अब जो माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, नॉर्मल तरीके से पहुंच नहीं पा रहे। फिल्मों के जरिए जाएं। जो फिल्म कलाकार हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, पहली बार बीजेपी ने लोकसभा केरल में एक सीट ली। कौन थे वो? एक एक्टर थे। तो इसीलिए जरिए से जाना चाह रही है बीजेपी। और केरला स्टोरी का अभी रिलीज करना बहुत साफ दिखाता है कि इस बार ये चुनावों का साल है, दक्षिण भारत को ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और एक स्टेट को बार बार इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उस स्टेट में इनकी सरकार बनती नहीं है। इस बार उन्होंने जो निकाय चुनाव थे उसमें छोटी सी एक सफलता जरूर पाई है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि केरल की जनता समझदार है। इसका जो भी नैरेटिव है उन्हें समझ में आता है, एजेंडा समझ में आता है। बीजेपी के खुद के नेता कहते हैं हम केरल में इसलिए चुनाव नहीं जीत पाते क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो इस फिल्म के जरिए जनता को टारगेट करना शर्मनाक बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शर्मनाक वगैरह कोई शब्द समझती नहीं है। मैं ऐसा मानती हूं कि जज ने जो फैसला दिया है उनके ऊपर दबाव होगा। केरला हाईकोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा क्योंकि हम लोकतंत्र में अब नहीं रह रहे हैं। ये एक ऑटोक्रेसी है और हमें इसे लोकतंत्र कहने की सिर्फ बाध्यता रह गई है। ठीक है, अब मैं मनीष जी के पास आती हूँ। मनीष, आप इस पूरे केरला स्टोरी के विवाद को कैसे देखते हैं? और उतनी ही विवादास्पद है केरला स्टोरी 2 जो कि पहले वाली थी, और उसमें बार बार ये जो धर्म को आधार बनाकर जो ये फिल्में बनाई जाती हैं कि इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा सके, लव जिहाद के बारे में बताया जा सके, इस पर क्या कहेंगे? क्या ये चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की फिल्मों को जानबूझकर लाया जाता है? और क्या ये गठजोड़ है पूरे इस पॉलिटिकल सिस्टम का कि आप फिल्म मेकर्स को भी पता है कि भाई ठीक है, पॉलिटिकली इससे रिवॉर्डिंग अगर फिल्म होगी तो मेरा भी इसमें फायदा होगा, और इसी तरीके की फिल्में इसीलिए आती हैं? नहीं, देखिए, एक बात समझिए कि इस फिल्म में जो कोर्ट ने सब सवाल उठाए हैं, जैसे उसमें कहा गया है कि 25 बरस में यहाँ इस्लामिक राज आ जाएगा, ये एक कहा जा रहा है। फिर एक जगह जबरी गोमांस खिलाया जा रहा है एक महिला को, और वो मान लीजिए वो उसको फिर कहा जा रहा है इससे गोबर खा लेने के बाद ही इसमें शुद्धि मिलेगी। फिर जनरली केरल का जो पूरी आबादी है, आप देखिएगा कि 54% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ तमिलनाडु से ज्यादा घर घर में गोमांस का चलन है। मेघालय में भी जो ईसाई समुदाय है उससे 7 गुना ज्यादा यहाँ गोमांस का केरल में ये होता है। तो वहां पे इन सब चीजों को लेकर के केरल की स्टोरी से उसका कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो ये है, केरल में कोई इस्लामिक राज नहीं होने वाला है। केरल को लेकर के, बीफ को लेकर के कोई इशू नहीं है, वो एक जनरल इशू है। ये हिंदी बेल्ट में कैंपेन, ये अपने आप में ये जो प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है वो वहां प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता है, वहां वो उल्टा नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन मैं ये बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जनरली एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है लव जिहाद को लेकर के, संसद में सरकार ने ये बताया कि ऐसी कोई घटना भारत में हमारे नजर में नहीं आया है, लेकिन केरल स्टोरी में दिखाया गया। तो ये जो कश्मीर फाइल हो, केरल स्टोरी हो, देखिए क्या हो रहा है। ये कश्मीर फाइल क्यों फ्लॉप हो गई, बहुत चला नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। केरल स्टोरी भी बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। तो उसकी वजह ये है कि अभी के दौर में जो ये कम्युनल जो नफरत की जो राजनीति है उसमें संकट आया है। ये अभी वो काम नहीं कर रहा है। नफरत की राजनीति थोड़ा संकट में, जिसको आप बोलते हैं ना कि अपने पॉलिटिकल भाषा में बोलते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति संकट में पड़ी है। मैंने उसको लेकर के एक जो उत्साह था, जो उसको लेकर के अग्रेशन था, जो आक्रामकता थी, जो दूसरे समुदाय को मिटा देने की जो चाहत थी, वो बहुत डाउन हो गया है। भाईचारा वाला पहलू कई गुना बढ़ गया है। तो अब मान लीजिए, अब अगर सेंसर बोर्ड नहीं भी करता है, हालांकि सेंसर बोर्ड हर बार पास करता रहा है, इस बार सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो हाईकोर्ट ने वहां के रोक दिया, वो केरल का हाईकोर्ट है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि ये एक प्रायोजित फिल्में हैं, और ये प्रायोजित फिल्में समाज में कैसे जो नफरत है वो 1000 गुना बढ़े, इस पे फोकस है। लेकिन सोसाइटी इस नफरती राजनीति के पक्ष में नहीं है अभी। तो एक तो सोसाइटी रोक दे रही है, इसलिए आप देखिए कि फिल्में फ्लॉप हो रही है। अगर आप इसको ध्यान दें तो ये फिल्में फ्लॉप हो रही है क्योंकि सोसाइटी में इसको लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं है। सेंसर बोर्ड और सरकार चाहता था कि ये जाए,
अब हाईकोर्ट भी वहां सामने आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये होता है ना, किसी दौर में आप जब किसी चीज को जब आपका चढ़ान वाला दौर होता है तो आपकी बहुत नकारात्मक बातें भी बहुत सकारात्मक ली जाती है। लेकिन अगर अब हिंदुत्व की राजनीति अभी डाउन है तो आपका कोई भी पहलकदमी आपके ही खिलाफ चली जाती है। तो अब फिल्म ये केरल में क्या जाएगी? अब ये केरल में ये जाने लगेगा कि भाजपा यहाँ इस फिल्म के जरिए हिंदू मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती थी, नफरत की राजनीति केरल में बोना चाहती थी। अब ये उसके लिए पॉलिटिकली भी वहां संकट पैदा हुआ, क्योंकि सोसाइटी ने इस फिल्म को माना प्रोपेगेंडा फिल्म माना, सरकारी फिल्म माना, सत्ता प्रायोजित फिल्म माना, एंटी मुस्लिम एंटी ईसाई फिल्म माना। अगर सोसाइटी ये मानने लगेगी तो आपके लिए तो पॉलिटिकली भी केरल में झटका लगने जा रहा है। माने जो कुछ भी आपके लिए स्पेस था वो अब और संकट में पड़ने जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसमें और अच्छा काम कर दिया है। हाईकोर्ट ने हालांकि रोक नहीं लगाया है, 15 दिन का कुछ ऐसा समय दिया, 15 दिन का, हाँ 15 दिन का स्टे है, 15 दिन का समय दिया है। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन असली बात यह है कि केरल में इस फिल्म को लाने के पीछे का जो सरकार का सत्ता का मकसद था, वो मकसद वहां जनता ने ही उसको नकार दिया है, जनता ही उसको नकार रही है। जैसे कोई बात स्वीकार नहीं करेगा 25 साल में मुस्लिम राज सरिया के हिसाब से राज आ जाए, या जबरी केरल में किसी को गोमांस खिलाया जा रहा है। केरल में बेसिकली तमिलनाडु से ज्यादा लोग बीफ खाते हैं, मेघालय से ज्यादा बीफ खाते हैं, 7 गुना बीफ खाते हैं, केरल से 3 गुना ज्यादा बीफ खाते हैं, और 54% वहां हिंदू है। ऐसा उसका घर घर के ये कहता, हर रसोई में बीफ है। आप अगर इसको ध्यान देगी तो कोई अगर इस फिल्म को वहां एस्टेब्लिश करना चाहेगा, हालांकि अब तो हिंदी बेल्ट में भी इन सब चीजों को स्वीकार करना लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया है। भाई यूपी में ही हिंदुत्व की राजनीति को सबसे ज्यादा संकट तो यूपी ने डाला ना। जो हिंदी बेल्ट को आमतौर पर एक बदनामी थी कि बेसिकली हिंदी बेल्ट के लोग नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। हिंदी भारत के लोग भाजपा जैसी राजनीति का सेंटर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ही तो सबसे ज्यादा हिंदुत्व को झटका दिया। अयोध्या तक हार गए, बनारस में जीत का अंतर कम हो गया, उत्तर प्रदेश में संकट में पड़ गए। तो मेरा ये कहना है कि जी हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि मजे की बात यह है कि आज एक आंकड़ा है जो कि जिसको याद दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि केंद्र ने कभी भी आधिकारिक रूप से ये नहीं माना कि लव जिहाद का कोई मामला भारत में हुआ है, और क्या क्या लोगों ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा है, आज उस पर भी बात कर लेते हैं। खासकर संगठित या साजिश के रूप में इस मामले को कभी नहीं माना गया। केंद्र सरकार के आधिकारिक बयानों के अनुसार 2020 में लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ कहा था, उस समय का स्टेटमेंट है कि लव जिहाद की कोई तय कानूनी परिभाषा नहीं है और किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था। गृह मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया था कि कोई केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद के मामलों की रिपोर्ट नहीं की है। एनआईए ने केरल में कुछ अंतर धार्मिक विवाहों की जांच की थी, लेकिन उनमें जबरन धर्मांतरण या संगठित साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। तो ये जो फैक्ट्स हैं अनुमा जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि इन फैक्ट्स के आधार पर ये फैक्ट्स हैं, लेकिन फिल्म बनाई जा रही है किस बेसिस पर कि देखिए लव जिहाद हो रहा है और केरल के को नकारात्मक रूप से दिखाया जा रहा है, उस पर ये फिल्म बनाई जाती है, और जो रियलिटी है उससे कहीं दूर है। रियलिटी में लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देश के पूर्व गृह मंत्री ऑलरेडी जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने मान लिया, जी किशन रेड्डी ने, कि लव जिहाद में तो कोई हमारे केसेस रजिस्टर नहीं हुए, लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट तो टुकड़े टुकड़े गैंग का भी नहीं है, खान मार्केट गैंग का भी नहीं है, लुटियंस का भी नहीं है। लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद केरला स्टोरी जैसी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं और इसे टैक्स फ्री करते हैं तो ज्यादा लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जिनको इस प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं पता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मैं चूंकि गांवों में काफी जाती हूँ, गांवों में एप्स्टीन फाइल के बारे में भी लोग जान चुके हैं। 12th क्लास के बच्चे, आज मैं कुछ बच्चियों से मिली, उन्हें तक मालूम है कि एप्स्टीन फाइल और हमारे प्रधानमंत्री का उससे कनेक्शन क्या है। लेकिन अब एक चीज और आप देखिए कि ये तो हेट के प्रमोट करने वाली फिल्में हैं।
इससे पहले जिंगोइज्म भी प्रमोट हो रहा था, और ये सब साइड बाय साइड चल रहे हैं। जब हम देखते हैं कि शाहरुख खान जैसा एक खुददार अभिनेता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश करने के लिए पूरी तरह मजबूर हो जाता है, ऐसे में साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सवार होकर लोगों के दिमागों पर काबिज होना चाहते हैं। और वही आप देख लीजिए, पहले ये जो फिल्म्स बनी, उरी के ऊपर पिक्चर बनी, मिशन मंगल, केसरी, ये सब क्या था? ये जिंगोइज्म बढ़ाने की एक साजिश थी, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी इन सब चीजों को बीजेपी से डायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करते हुए और लोगों को ये बताते हुए नजर आए। अभी भी जो यूथ कांग्रेस की प्रोटेस्ट हुई है उसमें वो देश 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 को नीचा दिखाना कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन था, कंप्रोमाइज्ड मोदी के खिलाफ प्रदर्शन था। तो अपने आप को देश से सिंबलाइज करना, किसी एक जाति या धर्म को पूरी तरह से डेमोनाइज करना, ये इनका तरीका रहा है। और दुर्भाग्य से ये कुछ फिल्म के बनाने वाले हैं जिनके ऊपर मुझे तो शर्म आती है कि इन लोगों को हम लोग अच्छा एक्टर, अच्छा फिल्म निर्माता वगैरह समझते आए थे। एक शेखर कपूर साहब हैं जिनको अच्छा समझते थे हम, उन्होंने मासूम जैसी अच्छी पिक्चर्स बनाई थी। लेकिन इसी व्यक्ति ने एबीपी न्यूज में पूरे प्रधानमंत्री की सीरीज जो ऑलरेडी 2013 में शूट की हुई थी उसका नैरेटिव बदलते हुए दूसरी पूरी की पूरी सीरीज की, और जिसमें पूरा बीजेपी का सिलेबस था। तो अगर ऐसे लोग तक झुकने के लिए या पूरी तरह कालीन बनने को तैयार हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि केरल के हाईकोर्ट के जो जज हैं उनकी विजडम, उनकी असर्टिवनेस, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से एक आदेश आ जाएगा और सरकार जो चाहती है वही होगा। दुर्भाग्य ये है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट हो या कोई दूसरा न्यायालय हो, इनका बहुत योगदान हम लोकतांत्रिक वैल्यूज के स्थापित करने में नहीं देखते, इसका उलट देखते हैं, और वही हम शायद इसे देखें। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ और सब लोगों से भी ये उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का नैरेटिव हम सफल ना होने दें, इतनी जन चेतना हमको खुद में जगाना पड़े। मनीष, मैं आपके पास आती हूँ कि आखिर ये जो केरला स्टोरी का जो उद्देश्य था कि भाई ये फिल्म रिलीज हो, लोग उसको देखें, और सिर्फ केरला में ही चुनाव नहीं है, चुनाव तो असम में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, पुदुचेरी में, तमिलनाडु, केरला तो है ही है। तो क्या इसका, अगर ये रिलीज होती है तो इसका प्रभाव क्या बाकी स्टेट्स में भी आपको लगता है कि इसमें पड़ेगा? ध्रुवीकरण इस फिल्म का होगा, या इसका जो इम्पैक्ट है वो केरला तक ही सीमित रहेगा? देखिए, मैं इधर एक आपको एक घटना बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू किया गया और उसके नाम पे यहाँ आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम जनरली लोगों के दिमाग में रहता है, ईसाई समुदाय उसमें नहीं आता है जनरली। जब हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं तो जैसे मुस्लिम वाला पहलू उसमें निकल आता है। और इधर केवल मैं बनारस के पूर्वांचल में मसीही समुदाय है जो हर रविवार को प्रार्थना करता है गाँव में। वो उसमें तमाम धर्मों के लोग भी वहाँ अपनी दुआ के लिहाज से वहाँ जाते हैं। और इधर आप समझ लीजिए कि पिछले 6 महीने के अंदर 1000 लोगों को जेल भेजा गया होगा कम से कम। वो चर्चा में ही नहीं है, इस पे एक अलग से स्टोरी करने की जरूरत है जिसपे जनरली इस पे चर्चा में नहीं आता है। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून को ला करके उसका एक बहुत कह लीजिए कि 2024 में जब चुनाव हो रहा था तो इसमें पूर्वांचल में इन सब चीजों का गहरा असर पड़ा। मतलब उसको लेकर के लोगों ने नकारात्मक ढंग से उसका भी एक बड़ा योगदान था। एक तरह से बदला लेने वाला दिमाग था कि ये इसके जरिए जो कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट ने, लग रहा है कि एक तरह से बीजेपी को बचा लिया। मेरा ये कहना है कि हाईकोर्ट ने बचा लिया। ये अगर ये फिल्म लेके जाते केरल में तो केवल केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु, केरल, सब पॉइंट पे इसका बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा उल्टा असर पड़ता। मेरा ये मानना है कि अभी राजनीति उनकी थोड़ी पलट गई है। मतलब अभी उसकी जो कह रहे कि केरला हाईकोर्ट ने इनको बचा लिया, बीजेपी को बचा लिया। बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि नफरती राजनीति की प्रक्षेपण क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। आप समझिए, वो उसको लेकर के नकारात्मकता देश में बढ़ रही है। और ऐसे समय में अगर ये जैसे अभी देखिएगा, अभी हेमंत विश्वकर्मा ने जो किया है, वो गोली मारते हुए जो आपने देखा होगा, उसका केवल असम पे असर नहीं पड़ा है, वो नेशन वाइड चर्चा में। मतलब वो आप अगर उत्तर प्रदेश में भी कहीं अगर इस पे बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, तो उसका नकारात्मक असर इस इलाके में भी पड़ा है। आप समझ लीजिए, जो पहले से ही अभी ये बात स्टेब्लिश होती जा रही है
कि उनको नफरत की ही राजनीति करनी है, विकास से कोई लेना देना नहीं। मेरा कहना है कि हाईकोर्ट ने बचा लिया, क्योंकि तमिलनाडु में इसका और ज्यादा असर पड़ता, और केरल में तो जबरदस्त जो कुछ भी इनकी थोड़ी बहुत थी चीजें, वो जो थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि कुछ 2-4 विधानसभाओं में इस बार कम से कम स्टेब्लिश कर लिया जाए, वो बिल्कुल नीलू जी वो उल्टा संकट में पड़ता। हमको लगता है कि बीच में केरल के हाईकोर्ट को लाया गया है। ये मुझको लगता है कि केरल हाईकोर्ट आया नहीं है, लाया गया है, उसका सहारा लिया गया है। ये बात शायद मुझको लगता है कि ये हाईकोर्ट का फैसला भी हमको इसमें पॉलिटिकल लगता है। अगर पॉलिटिकल नहीं भी है, अगर ये इत्तेफाक है, तो इत्तेफाक भी बीजेपी के पक्ष में जाता है, उसको बचाता है। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो मेरा मानना है कि केरल और तमिलनाडु में इस फिल्म का बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा जो थोड़ा बहुत ये स्टेब्लिश है वहां, ध्वस्त होने की तरफ बढ़ सकते थे। तो मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूं कि ये अभी के दौर में इस तरह की फिल्मों के लिए देश में स्पेस बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, और ये जो प्रयोग करते हैं बाद में इनको पता चलता है कि उससे संकट आ जाएगा, तो फिर किसी तीसरी सत्ता से उसको रुकवाते हैं। ये एक टैक्टिकली वो आमतौर पे करते हैं, कई चीज वो प्रयोग के लिए ले जाते हैं, फिर लगता है कि इससे नुकसान हो जाएगा तो फिर उसमें वापस करते हैं। वापस अपने से तो कर नहीं सकते हैं, सेंसर बोर्ड वापस कर नहीं सकता है, तो कोई तीसरा रास्ता अपनाया गया है। मुझको लगता है कि बीजेपी को बचाया गया। जी, ठीक है। अब मैं अनुमा जी से अंतिम कमेंट लूंगी, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि अनुमा जी, ये पूरा जो विवाद है, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म पर रोक लग जाएगी? अभी तो 15 दिन का स्टे है, अगर आज रात को ये बेंच बैठती है और आपको उम्मीद है कि कुछ ये फिल्म फिर से दोबारा दिखाने का कोई ऐसा ऑर्डर आएगा, या फिर आपको लगता है कि हाईकोर्ट नहीं मानेगा इस चीज के लिए? अगर देश में तानाशाही नहीं होगी तो इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी, लेकिन अगर तानाशाही होगी तो ये फिल्म जरूर रिलीज होगी, क्योंकि सरकार का तो एक ही तरीका है, बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि कैसे भी करके समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाओ, और उसके लिए जो भी करना हो, जो भी हो सके वो करो। और इतने सालों से यही हो रहा है, पिछले 10 सालों की आप पिक्चर्स देखिए। जब मुझे तो पहली बार ध्यान तब गया था जब पद्मावत पिक्चर जो थी उसके ऊपर ध्रुवीकरण शुरू हो गया था, और उसके बाद से जो भी सेन पिक्चर्स आई उनका बायकॉट। आपको याद होगा जब वो बेशर्म रंग वाला एक गाने के ऊपर उन्होंने कहा कि वो क्योंकि नारंगी रंग है तो उसके ऊपर आपको बैन लगाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो वहां से इस तरह की बातें शुरू होती हैं। ये पूरी तरह से पोलराइजेशन की कहानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी फिल्मों के जरिए, सीरीज के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए उन्होंने कोई जरिया नहीं छोड़ा है जिससे वो ध्रुवीकरण को जारी न रख सकें। और इसीलिए इस पिक्चर के ऊपर इतना विवाद भी हो रहा है, क्योंकि ध्रुवीकरण को केरल की हाईकोर्ट रोकना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसके साथ ज्यादा रहेगी वो देखने की बात होगी। और अगर हमारी न्यायपालिका में कहीं भी कोई शुचिता बची है और हमारी न्यायपालिका अगर लोकतंत्र के साथ है, तो हम देखेंगे कि ये रोक जो केरल के हाईकोर्ट ने लगाई है, जज उसका सम्मान करेंगे। और अगर ये उसका उलट है तो हम देखेंगे कि ये पिक्चर रिलीज ही नहीं होगी। ठीक केरल इलेक्शन के समय इसे फिर से टैक्स फ्री करके और लोगों को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका प्रचार करेंगे और यही एक रिपीटिशन होगा, दोहराव होगा जो हम पहले से देखते आए हैं। चलिए, तो देखेंगे इस फिल्म पर क्या अब और आगे क्या गतिविधियां होती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनुमा जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर